राजस्थान के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है। तबादलों को लेकर बीजेपी का बड़ा आरोप। कांग्रेस के मंत्री दफ्तर भी एंटरटेन कर रहे हैं, बंगलों में भी काबिज हैं, सुरक्षा भी है, गाड़ी भी सरकार की तोड़ रहे हैं, तबादलों की सूचियां भी जारी कर रहे हैं। तो भैया ये कौन सा इस्तीफा है? या तो ये बताओ कि ये पाखंड है। तबादलों पर सतीश पूनिया ने सरकार को घेरा। हकीकत है तो स्पीकर पर इस बात के लिए अपील करनी चाहिए कि स्पीकर उनके इस्तीफे स्वीकार करें। राजेंद्र राठौड़ का आरोप, ट्रांसफर में जमकर चांदी कूट रहे हैं मंत्री। नैतिकता के आधार पर उन्हें सारी सुविधाएं प्रलिप्तियां छोड़नी चाहिए, पर उसके बाद भी सिर्फ एक ही काम में लगे हैं, स्थानांतरण स्थानांतरण और सिर्फ स्थानांतरण। इसके पीछे सीधी सक्की सुई घूम रही है कि स्थानांतरण के माध्यम से चांदी कूटने का अभियान निरंतरता से जारी है। राजेंद्र राठौड़ बोले, सियासी संकट में गहलोत की जादूगरी फेल। अशोक गहलोत जी की जादूगरी इस कदर फेल हुई है कि आने वाले समय में राजस्थान से कांग्रेस अदृश्य हो जाएगी। राजेंद्र राठौड़ का तंज, गहलोत के बयान बताते हैं उनकी पारी सिमट गई है। 2 दिन के समय के अंदर तूफान से पहले की शांति दिखाई देती है। राजस्थान के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर सत्ता परिवर्तन की आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता। तबादलों से कौन कूट रहा चांदी? नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। क्या राजस्थान की जनता वो नहीं देख पा रही है जो हो रहा है, या फिर विपक्ष ही वो नहीं देख पा रहा जो हो रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। अब सवाल ये कि क्या हो रहा है और क्या नहीं दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो क्या वाकई में नहीं हो रहा है। इसी के बीच में फंसी प्रदेश की जनता के बीच विपक्ष की तरफ से सवाल है कि प्रदेश में मंत्री चांदी कूट रहे हैं तबादलों के माध्यम से। ये पहली दफा नहीं है जब बीजेपी ने आरोप प्रदेश की सरकार पर लगाए हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा चुके हैं कि प्रदेश में तबादला उद्योग बना हुआ है और तबादलों के माध्यम से ही चांदी कूटी जा रही है। ये कहां तक सही है? क्या वाकई चांदी कूटी जा रही है या कुछ और कूटा जा रहा है जो विपक्ष नहीं देख पा रहा? सवाल तो यह भी है कि क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से विपक्ष अब सिर्फ ट्रांसफर तक सिमट करके रह गया है? क्योंकि राजस्थान में जो कुछ चल रहा है और इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर के भी लगातार विपक्ष ने हमला बोला है, लेकिन फिर से आज नागौर की घटना ने सवाल खड़े किए हैं। कई जगहों से इस तरह की घटनाएं सरकार पर सवाल तो खड़े कर ही रही हैं, साथ ही विपक्ष के इस बार के आरोपों को लेकर के ये बड़ा सवाल है कि आखिर प्रदेश में चांदी कौन कूट रहा है। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करें। उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं जल्दी जल्दी। सवाल नंबर 1 ये कि तबादलों में चांदी कूटने के आरोप आखिर कितने सही है। सवाल नंबर 2, तबादले क्या अब उद्योग बन गए हैं? और साथ ही साथ सवाल नंबर 3 ये कि तबादलों में पारदर्शिता आखिर कब आएगी? क्योंकि तमाम एक नीति बनाने के बाद सरकार की तरफ से की तो गई थी लेकिन बनी नहीं। कई टीचर्स, थर्ड ग्रेड टीचर्स खासतौर पर अभी भी तबादलों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए तबादले नहीं है। तो तबादलों को लेकर के सियासत कितनी तेज और कितनी जायज है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है मेहमानों का, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के नेता, और साथ ही साथ माधोराम चौधरी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर एसपी मित्तल हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी आप ही से, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो होता है राजनीति में वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, लेकिन भाजपा को जो दिख रहा है वो ये कि आपकी सरकार के मंत्री और बाकी लोग तबादलों पर चांदी कूट रहे हैं। तो क्या तबादला केवल एक उद्योग बन करके रह गया है चतुर्वेदी साहब? हेमंत जी, जहां तक भाजपा का सवाल है और भाजपा जो प्रश्न उठा रही है उसमें एक बात नीति निर्धारण की होती है कि सरकार की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। सरकार चलाने की जिम्मेदारी उनकी है, सरकार के विकास की जिम्मेदारी उनकी है, सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी उनकी है। तो सबसे पहली बात तो उनको ये समझनी होगी कि भारतीय जनता आरोप तो लगाती है, मुझे लगता है ये कुछ अध्ययन नहीं करते हैं और इनका एक मुख्य उद्देश्य आरोप लगाने तक ही सीमित रह गया। तबादला करने का अधिकार सरकार का है, ये वैधानिक अधिकार है सरकार का। और तबादले जो किए जाते हैं वो तबादले विकास कार्यों के लिए, उनको गति देने के लिए, आपकी वर्क फोर्स में समतुल्य बनाए रखने के लिए, उनका बैलेंस करने के लिए, जहां कहीं
जरूरत हो वहां श्रम शक्ति को इस नीति के तबादला तहत जरूरी है ना भेजकर चतुर्वेदी जी प्रदेश आपके की हिसाब जो भी से? ये प्रशासन का एक भाग है ठीक। जिसे प्रशासन को प्रभावी रूप से चलाए बात जाने करें के कि लिए ये सरकार का प्रशासन एक अधिकार है, तंत्र है, लेकिन तृतीय एक श्रेणी तंत्र शिक्षक है। अपना अधिकार सुनिए, कितने दिनों से हेमंत मांग जी, रहे मेरी हैं? बात सुनिए जी हेमंत जी, मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। हाँ, आप पूरी हेमंत जी, कर मेरी लीजिए, बात लेकिन बोलने दीजिए। मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहता हूँ कि क्या उनका भी अधिकार है कि उनके भी तबादले हो जाएं, और अधिकार है तो उनको वंचित क्यों किया हुआ है? प्रशासनिक तंत्र का चतुर्वेदी जी प्रशासनिक तंत्र का एक मजबूत भाग है और ठीक। सरकार अपनी क्रियान्वयन और अपनी नीतियों को लागू करने के लिए इनका तबादला करती है। तबादले कर्मचारियों अधिकारियों की इच्छा पर भी होते हैं और तबादले कर्मचारी और उनके जो है वो सरकार की इच्छा पर भी होते हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के विकास में इनका लाभ लेने की होती है। इसका कोई और मूल उद्देश्य नहीं होता है। उसके साथ साथ प्रदेश में सामंजस्य बनाए रखने का जो वर्कफोर्स होती है उसको आप समझते हैं तबादले कई कारणों से होते हैं। तबादले प्रमोशन से होते हैं, तबादले डिमोशन से होते हैं, तबादले वर्कफोर्स के इम्बैलेंस क्रिएशन से होते हैं। चतुर्वेदी साहब, तो लेकिन आप मोटा मोटी ये कहना चाह रहे हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया है सरकार में प्रशासन को चलाने की तबादले, है ना? क्योंकि ये भी इसलिए भी जरूरी होता है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी ज्यादा दिनों तक एक पोस्ट पर रहे। चतुर्वेदी जी, ये इसलिए भी क्या जरूरी होता है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी ज्यादा दिनों तक एक ही पोस्ट पर रहे, तो वो उसके माध्यम से भ्रष्टाचार में भी संलिप्त हो सकता है। तो कई तरह के इस पर तर्क हैं। हालांकि मैं आता हूं चतुर्वेदी साहब आपके पास वापस, लेकिन माधोराम जी हमारे साथ हैं। तंत्र मौजूद है, ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया चतुर्वेदी जी। मौजूद है चतुर्वेदी जी, अब आप अगर अपनी बात आपने पूरी कर ली है। बयान भी होने से कि चांदी कूट रहे हैं उससे सरकार का काम रुकता नहीं है। सरकार का अपना काम है कि नीति निर्धारण लागू करे, सरकार को में जो मानव संसाधन है उसका उचित जो है उसका वितरण करे। चतुर्वेदी साहब ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि इतने जरूरी तबादले और अधिकार ही होता है, तो इस अधिकार से फिर तृतीय श्रेणी शिक्षकों को वंचित क्यों रखा हुआ है? देखिए, शिक्षक वर्ग का जो पॉलिसी मैटर है वो अलग से उनकी शिक्षा नीति बनाने की बात चल रही है और चल रही है ना सर, बनी तो नहीं है ना? चुके हैं उसकी, और वो तो कब से चल रही है, सामने आई है। सुनिए, सरकार ने नीति भी तैयार करी है, लेकिन वो किसी कारणवश जो उसकी घोषणा होनी थी वो देर हो गई थी, लेकिन उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु आ गए हैं कि 3 साल तक किसी का ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप पति पत्नी को साथ रखेंगे और उसमें तो बहुत सारे पति पत्नी तो दूर दूर बैठे हुए हैं, उनको कब साथ में लाओगे? वो यही तो कह रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक कह रहे हैं कि कईयों के तो रिश्ते टूट रहे हैं इस वजह से, क्योंकि वो घर से दूर पटक रखा है। तबादलों की कोई नीति नहीं है, सबके तबादले हो रहे हैं, उनके हो नहीं रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं कि ये एक अधिकार है, इस अधिकार से कितने साल तक आप किसी को वंचित रखते हैं? मेरा सवाल ये, और क्यों रखते हैं? जब इतना जरूरी तबादला है आपकी नजर में चतुर्वेदी साहब, तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, प्रदेश की जनता की तरफ से, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तरफ से, कि आखिर उनको वंचित क्यों रखा गया है? अपनी प्राथमिकताओं पे योजना बनती है, अब बताइए ना। योजना अपनी नीति बनती है, उसमें सरकार काम करती है। अगर कुछ मामले विशेष है तो उनके लिए विशेष प्रावधान है, सरकार उन पर विचार करती है। ऐसा नहीं है कि कोई नियम बन गया तो उसमें सरकार के संज्ञान में लाने पर कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, आप यही बता दीजिए कि नीति कब तक आ जाएगी, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि हम तो नीति बना के ला रहे हैं तभी ट्रांसफर होंगे। अभी सरकार ने जो तबादले किए हैं वो इन्हीं बिंदुओं के आधार पर किए। आगे चुनाव तक आते आते तो बन जाएगी ना। माधोराम जी, माधोराम जी, आपको क्यों लग रहा है कि जो है सरकार के मंत्री चांदी कूट रहे हैं तबादलों से, और तबादला उद्योग हो गया है? आपके नेता लगातार इस पर कह रहे हैं। तबादले तो आपके राज में भी होते थे, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो होता है वो दिखता नहीं है। आपको हो सकता है कि जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा हो, आप चांदी में ही फंसे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? जी धन्यवाद, आपने जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे को आज इस बीच में रखा जी। मैं आपको, मेरे कांग्रेसी मित्र को भी बताना चाहूँगा, शायद इनके प्रदेश के मुखिया जो बात कहते हैं इनके समझ में आती नहीं है। उन्होंने शिक्षकों के सम्मेलन में इनके प्रदेश के मुखिया गहलोत जी ने ये कहा, और वहाँ शिक्षकों की सदन में कहा कि क्या आपके ट्रांसफ़र के पैसे लगते हैं? तो उन्होंने सबने एक रूप से हाथ आवाज़ उठा के कहा कि लगते हैं। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, शायद ये उनको, मेरे हिसाब से मैं याद दिला रहा हूँ मेरे कांग्रेसी मित्र को, क्या है इनके ध्यान में नहीं रहता।
उन्होंने फिर पूछा कि पैसे लगते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ पैसे देके ट्रांसफर कराते हैं। अगर प्रदेश का मुखिया जब जनता को कोई बात पूछती है, जनता उनको जवाब में ये कहती है, उसके बाद में भी अगर इनकी आंखें बंद है, उसके बाद में ममता भूपेश ये कहती है कि निश्चित तौर पे ट्रांसफरों में पैसे लगते हैं। एक चिकित्सक कहता है कि मैं 3 लाख रुपए देके मेरा ट्रांसफर करा के आया हूँ। ये अखबार की न्यूज़ पढ़ रहा हूँ मैं, कोई बीजेपी ने कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, जो बातें मीडिया ने लिखी है, जो इनके मुखिया ने कही है। और इसके बाद में एक मारवाड़ी में कहावत है कि नकटा ऊंचा सबसे ऊंचा, उसके बाद में इनको शर्म नहीं आती और फिर ये कहते हैं कि हम नीति के तहत में कर रहे हैं। और आज प्रदेश की जनता क्या स्थिति बन रखी है, कानून की क्या स्थिति हो रखी है, युवाओं के बेरोजगार आज यहाँ से नहीं वहाँ जाके गुजरात में जब इनका जो राष्ट्रीय नेता जो राहुल जी जब यात्रा में आएंगे तो उनके खिलाफ में उपेंद्र यादव वहां घोषणा करता है कि मेरे साथ में जो वादे किए गए हैं मैं उनके सामने जाके यात्रा निकालूंगा। परंतु इस देश में शायद ही एक राजस्थान ऐसा स्टेट होगा जिसके अंदर इस प्रकार की अव्यवस्था। मैं आपको थोड़ा सा इसलिए रोक रहा हूं कि आप उपेंद्र यादव का उदाहरण दे रहे हैं, इससे तो यही साबित हो रहा है कि विपक्ष कहीं है नहीं और छात्र बेरोजगार अपनी लड़ाई खुद ही लड़ने के लिए मजबूर है। आपको याद होगा डॉक्टर किरोड़ी लाल CHO के बीच में पहुंचे थे और उन्होंने वहां से घोषणा की थी कि आने वाले दिनों में बीजेपी इस पर आंदोलन करेगी। वो आंदोलन कहां गया? वो धरना उठ गया। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के बड़े नेता मेरे साथ में बैठेंगे। अभी तक बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि विपक्ष नहीं है, इसलिए बेरोजगार अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर है। चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के हो, चाहे दूसरे संविदा वाले हो, सब अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं। विपक्ष तो है नहीं विपक्ष के जब तभी तो राजस्थान के बेरोजगार जाकर के गुजरात तक अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप कहां हैं? बोलिए ना जी। मैं उसी चीज को कह रहा हूं, चाहे रिट का मामला हो, चाहे CHA का मामला हो, तो हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे राजेंद्र जी राठौड़ हो, चाहे किरोड़ी लाल जी मीणा हो, उनके धरने पे गए हैं, उनकी आवाज मिला के हमने संघर्ष किया है। और रिट के मामले में तो हमारे 24 कार्यकर्ता इन्होंने ठोक के हॉस्पिटल पहुंचा दिया, घायल कर दिया। सही तो उसको आप याद नहीं करेंगे उनके जख्मों को, पर क्यों नहीं याद करेंगे? हम तो याद करेंगे, हमने तो दिखाया भी, वो लाठीचार्ज भी हमने दिखाया, पूरा दिखाया। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे, हेमंत जी, हर मुद्दे को रोड से लेके और सदन तक हमने पूरी आवाज उठाई है। आज बेरोजगारों का ये उदाहरण पूरे प्रदेश में हमने धरने किए हैं, कहीं भी हम पीछे नहीं है। आज यही तो कारण है। मेरे को आप ये बताइए, इससे जाहिर क्या होता है कि राजस्थान का बेरोजगार जिसकी कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हुई, सरकार तो नहीं सुनती, विपक्ष भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ है, इसलिए वो जाकर के गुजरात में पैदल यात्रा कर रहे हैं, दांडी मार्च निकाल रहे हैं। यही साबित होता है ना इससे तो। माधोराम जी देखिए, राजस्थान के हर मुद्दे में जिला मुख्यालय पर और SDM कार्यालय पे जब भी कोई मुद्दा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल से लेकर आज तक हर मुद्दे के ऊपर पूरी प्रमुखता के साथ हर मुद्दे को उठाया है और सदन में भी इस मामले को मजबूती से रखा है। परंतु मैं आपसे एक दो चीज पे आग्रह करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की सरकार राजस्थान में आज, जिस प्रकार की सरकार जिनमें जनता की कोई भी चीज पे, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे महिला का मुद्दा हो या युवाओं का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पे फेल हो चुकी है। इनके पास में कोई जवाब नहीं है और इनकी तो स्थिति यह हो गई है कि अब नकटे बन के और इनके बेशर्म रूप से मुख्यमंत्री खुद एडमिट कर रहे हैं कि ये चीज हमारे कार्यकाल में हो रही है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। इससे क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाह रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं वो हो नहीं रहा है वहां पर। आपको सिर्फ चांदी दिखाई दे रही है, वहां कुछ और हो रहा है। वहां कुछ चांदी से भी बड़ा हो रहा है, ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि चांदी से भी बड़ी लूटपाट हो रही है। इस प्रकार जनता पहले बार इस प्रदेश में अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ये प्रदेश की जनता का मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि जिस विश्वास के साथ किसान, युवा, बेरोजगारों ने एक आस इन्होंने पैदा की थी कि हम इनसे बेहतर करके दिखाएंगे, ये कहीं 0% पे भी नहीं खड़े उतरे, तो ये प्रदेश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। जी मित्तल साहब, कैसे देख पा रहे हैं? और इससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि जब भ्रष्टाचार को लेकर के हमने सवाल रखा सोशल मीडिया में, तो 74% जो हमारे दर्शक हैं, आम लोग हैं, उन्होंने कहा कि ट्रांसफर में भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं। सिर्फ
26% ने कहा कि पारदर्शिता के साथ और संवेदनशीलता के साथ ट्रांसफर होते हैं। बाकी 74% जो आंकड़ा है, वो ज्यादा जो आंकड़ा है दर्शकों का, वो ये कहता है कि वाकई भ्रष्टाचार होता है। मित्तल साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं? और सीएम का बयान की जो होता है वो दिखता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को क्या दिख नहीं रहा है या होता हुआ, या फिर बीजेपी सिर्फ वहां पर उलझ गई है क्योंकि उसके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, हर जगह से पटखनी खानी पड़ रही, कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए हेमंत जी, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है प्रदीप जी, उनकी मैं इस बात से सहमत हूं कि तबादले का जो अधिकार है वो सरकार को है। सरकार अपनी योजनाओं की प्रभावी तरीके से क्रियान्वित हो, उसके लिए वो तबादले कर सकती है, अच्छी बात है, ऐसे सहमत हूं। लेकिन सवाल तब उठता है जब कोई मंत्री तब तबादले करे जब उसको लगे कि मेरी कुर्सी जाने वाली है, आज जाने वाली है, कल जाने वाली है, परसों जाने वाली है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो क्या नाम से मास लेवल पर तबादले करते हैं तो फिर सवालिया निशान लगता है। अब सवाल उठता है कि सरकार को लेकर इतनी असमंजस स्थिति हो क्यों रही है? आखिर मंत्रियों को क्यों लग रहा है कि क्या नाम से उनकी सरकार जाने वाली है? हमने सरकार की ओर से खुद कहा गया, विधायकों की ओर से कहा गया, मंत्री की ओर से कहा गया कि 102 विधायकों ने अपने इस्तीफे दे दिए। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो खुद क्या नाम से कांग्रेस की जो सरकार है और कांग्रेस के जो मंत्री हैं उन्होंने क्या नाम से खड़ी की है। और मुख्यमंत्री ने दिल्ली में एक बात कही 29 और 30 सितंबर को कि क्या नाम से मैं कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित नहीं कर सका, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि क्या नाम से ये जिम्मेदारी थी मेरी कि मैं एक लाइन का प्रस्ताव पास कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। और मैंने अब क्या नाम से मेरे ऊपर ये आरोप न लगे कि मैं सत्ता का लालची हूं, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री नहीं रहने का निर्णय सोनिया गांधी जी पर छोड़ दिया है। तो जब मुख्यमंत्री जी की ओर से ऐसे बातें कही जाएंगी तो स्वाभाविक है कि फिर मंत्रियों को लगेगा कि हमारी कुर्सी जाने वाली है, तो फिर राजस्थान के अंदर तबादलों का बाढ़ आएगी। हम देखते हैं शिक्षा विभाग में किस तरीके से क्या नाम से बाढ़ आई हुई है। और आपने जो मुद्दा उठाया तृतीय श्रेणी शिक्षकों का, वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के राज से इंतजार कर रहे हैं मित्तल साहब। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं दिलचस्प, जो प्रदेश की जनता देख रही है वो ये कि कोई भी सरकार ऐसी नहीं है, विपक्ष जिसमें एक बार ये आरोप नहीं लगा रहा हो कि तबादलों को उद्योग बना रखा है या तबादलों में भ्रष्टाचार है। लेकिन कोई सरकार ऐसी नहीं रही जो छाती ठोक के कह सके कि हमने उस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। ये हर सरकार के दौर में आरोप प्रत्यारोप तबादलों को लेकर के जरूर लगता है। नहीं हेमंत जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तबादलों में जब आप राजनीति का घालमेल करेंगे तो स्वाभाविक है कि फिर आरोप लगेगा। जब आप क्या नाम से विधायकों की डिजायर पे करेंगे, जब आप मंत्रियों की डिजायर पे तबादले करेंगे तो फिर ये आरोप लगते हैं। और जिस तरीके से चाहे वो बीजेपी का राज हो या कांग्रेस का राज हो, हमने देखा कि एक संगठित गिरोह होता है और उस गिरोह के माध्यम से जब तबादले होने लगते हैं तो फिर भ्रष्टाचार की बू आती है। और ये हर सरकार में होता है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। मित्तल साहब, इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल। कई बार तो ऐसा होता है कि विपक्ष वालों का अगर कोई ट्रांसफर नहीं होता है, किसी मंत्री के यहां पर दे दिया जाता है, नहीं होता है, तब वो कह देते हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं साहब। ये भी एक सच्चाई है। हेमंत, ये देखिए, ये मेरा मानना है कि ये गिरोह बना हुआ है, जो गिरोह किसी भी सरकार में सक्रिय रहता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार है। लोगों को लगता है कि आप मुझे बताइए कि अगर इतना ही विपक्ष संवेदनशील होता है तो विपक्ष जब सत्ता में होता है तो तबादलों को लेकर के कोई नीति क्यों नहीं बनाता है? क्या इसलिए छोड़ देता है कि अगली बार वो जब सरकार में आए तो उसके लिए भी सहूलियत हो जाए, वो भी वही लूट कर सके जो विपक्ष में आने के बाद सवाल उठाते हैं? हेमंत जी, यदि मान लो कोई भी सरकार यदि मान लो कोई नीति बना देगी तो फिर ये भ्रष्टाचार कैसे होगा? फिर मंत्रियों के और विधायकों की डिजायर पर तबादले कैसे होंगे? राजनीति चूंकि क्या नाम से घालमेल हो रहा है, इसलिए ये क्या नाम से नीति नहीं बनाई जाती है और ये विशेषाधिकार अपने पास रखते हैं, चाहे वो संबंधित विभाग का मंत्री हो चाहे वो विधायक हो। वो सब अपने अपने चहेतों को क्या नाम से अच्छी पोस्टिंग दिलाते हैं या जो बाहर होता है उनको अपने क्षेत्रों में लेके आते हैं और अपने नजरिए से काम करते हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तो खुद ही एक बात कहा था जुलाई 2020 में कि जो विधायक अभी मेरे साथ हैं मैं उनको ब्याज सहित उसका भुगतान करूंगा। तो स्वाभाविक है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो ब्याज सहित क्या नाम से वसूली कर रहे हैं। ठीक है, प्रदीप चतुर्वेदी जी, जवाब दीजिए आप इस बात का जो मित्तल साहब उठा रहे सवाल, और दूसरा आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद में सवाल करूंगा। कह रहे हैं उनका वो राजनीतिक टिप्पणी तो मैं उचित मानता हूं, लेकिन आप समझिए कि वर्तमान में जो प्रदेश की हालात है और जिस तरह सरकार बनी हुई है उसमें विधायकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये एक मिला जुला बहुमत है
हम तो विधायकों का रोल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है चतुर्वेदी जी कि तबादलों को लेकर के भ्रष्टाचार शुरू हो जाए, या ये क्यों है कि अचानक से लिस्टें निकलना तेज हो जाती है? किस तरह का डर है क्या सरकार को? और अभी देखिए 2 दिन पहले ही संयम लोढ़ा का बयान है एक कार्यक्रम के दौरान, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात तो उन्होंने कहा कि अगर जनवरी तक हमारी सरकार रही तो फिर ये काम भी करवा देंगे। ये संशय क्यों है सरकार के भीतर? ये डर क्यों है सर? और क्या इस डर की वजह से ये भ्रष्टाचार है और इसीलिए आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी? चतुर्वेदी जी देखिए मेमन जी, जब तक सरकार है तब तक वो पूर्ण रूप से सरकार है, वो आदि लोगों की सरकार नहीं कही जाएगी। उन्होंने वो ठीक अपना बात है। टेंडर अगर रेजिग्नेशन किया है तो अब पार्टी के अध्यक्ष को किया है, अगर वो स्वीकार जिस दिन होगा उस दिन से ये पार्टी ये सरकार निष्प्रभावी होगी। लेकिन अभी उनका इस्तीफा न तो उन पर उन्होंने फैसला किया है, वो अपनी पार्टी को दिया, उन्होंने गवर्नर को इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिए किसको पार्टी को दिया? विधानसभा अध्यक्ष को चतुर्वेदी जी इस्तीफा दिया है। हर मंत्री अपने कार्य करने का कौन सी पार्टी के अध्यक्ष को? गोविंद सिंह डोटासरा के पास जाके थोड़ी इस्तीफा दिया है, विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दिया है। जी के मुख्यमंत्री काल में भ्रष्टाचार, चतुर्वेदी जी कमाल की बात करते हैं आप। गिरफ्तारियां हुई हैं, वो रिकॉर्ड है। इसलिए सरकार भ्रष्टाचार के प्रति मैं आपसे ये मेरा सवाल ये है, और जहां तक विधायकों की बात है, अगर विधायक अपने क्षेत्र के विकास की संभावनाओं में अपनी सिफारिश, वो ठीक है, विधायकों के सब हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई नीति स्पष्ट हर तबादलों को लेकर के क्यों नहीं बनती सरकार में? आपकी सरकार को भी देखिए 4 साल पूरे होने को है, तो आने वाले चुनाव में वो भ्रष्टाचार का परिणाम भुगतेगा। हेमंत जी ये पारदर्शी राजनीति है। अगर कोई विधायक इन कामों में शामिल है तो आने वाले चुनाव में उसको ये परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए विधायकों की प्राथमिकता सरकार के सामने है और विधायकों की प्राथमिकता सरकार विकास काम कर रही है, क्योंकि विधायक अपने क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है, उसके ठीक है, विधायक अपने क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है। और अगर विधायक कहीं गड़बड़ करते हैं तो चतुर्वेदी जी आपका यह कहना है कि उसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता से वो सीधे जुड़े हुए हैं। अगर वहां से पैसे लेंगे तो इसका भुगतान तो नहीं करना पड़ेगा, और साथ साथ सरकार को भी। माधोराम जी, तो फिर आप कैसे कहते हैं आज की वर्तमान इस तबादला नीति में अगर आप देखें, ठीक है तो ठीक है माधोराम जी, बिल्कुल कम समय, माधोराम जी बिल्कुल संक्षेप में इनका जवाब दीजिए आप। पर दिखाते हैं क्या आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा जो सिर्फ आप तबादलों पर जो है घेर रहे हैं, और कोई सबूत है पैसे देने का तो लाइए ना सामने। प्रणाम तो आपका है ना, आपने तबादले में बात कर रहा हूं कि अगर विधायकों पर करते हैं तो मुख्यमंत्री जी विधायकों की अनुशंसा पर ही ठीक है चतुर्वेदी जी, और अगर विधायक इसमें लिप्त है तो विधायक इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। और माधोराम जी जवाब दीजिए जो चतुर्वेदी जी आप पर आरोप है। सरकार मेरे कांग्रेसी मित्र जवाब दे रहे हैं, उससे तो यह लगता है कि उनको खुद को भी जानकारी नहीं है कि उनके विधायकों ने कहाँ इस्तीफा दिया। डॉक्टर प्रदीप जी समय नहीं सर समय नहीं, थोड़ा सा शांत हो जी। माधोराम जी जवाब दीजिए जल्दी। सर हेमंत जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेसी मित्र तो ये भी नहीं कहना चाहते कि उनके ब्रांड में विधायकों ने कहाँ इस्तीफा दिया है। जब अध्यक्ष के सामने इस्तीफा दे देता है तो वो 2 दिन में डिसाइड करना होता है। ये कहते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सामने दिए, तो इनकी तो ये भी जानकारी में नहीं है। तो सरकार बची कहाँ जब उनको 2 दिन में इस्तीफे को अगर स्पीकर को तय करना था तो आज तक तो तय कर देना चाहिए था उसको। सरकार बची कहाँ है? सरकार तो है ही नहीं अभी, और फिर भी ये कार्य करते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब तक सरकार है तब तक पूरी सरकार है, कोई लोली लंगड़ी सरकार नहीं है। और मैं माफी चाहता हूं, अब समय नहीं बचा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रदीप जी आपका भी, माधोराम चौधरी जी आपका भी, और एसपी मित्तल साहब आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि तबादलों पर जो तकरार है उससे इतर सरकार ये सोचें कि तबादलों को लेकर एक स्थायी नीति बनाई जा सके, जिससे कि भ्रष्टाचार के साल दर साल लगने वाले आरोपों से भी मुक्ति हो, और आम जो कर्मचारी है वो जो चाहता है कि उससे चक्कर नहीं काटने पड़े। तबादला बेशक ये हो सकता है किसी सरकार का अधिकार हो या एक सामान्य सी प्रक्रिया हो, लेकिन इसकी वजह से कितनी परेशानी लोगों को होती है ये भी एक हिस्सा है, इसे भी ध्यान में रखने की जरूरत है। नमस्कार।